बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की रियासत इस वक्त जिस दौराए पर खड़ी है, दो चीजें इंतहाई मुतनाज़ हो गई हैं जो आने वाले दिनों के अंदर एक बड़े तसादम का रूप धारने जा रही हैं और उसकी बाकायदा बुनियादें कायम हो गई हैं। एक तो 8 फरवरी को जो इंतखाबात हुए, ये जाली इंतखाबात हैं, फार्म 47 की हुकूमत है, वक्ती तौर पर एक कब्जा ग्रुप पाकिस्तान पर काबज हो गया है, लेकिन अवाम ने जिन नुमाइंदों का इंतखाब किया उनको ये हुकूमत नहीं देगी। लिहाजा तहरीक इंसाफ एहतजाज का सिलसिला आगे बढ़ा रही है और मजीद सियासी जमातें, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस और मुख्तलिफ जमातें इस पर एहतजाज को आगे बढ़ा रही है। और दूसरा जो मामला है वो 6 जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, उन्होंने जो खत लिखा उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर समाअत हुई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुख्तलिफ जो वकला तंजीमें हैं उनसे फीडबैक लिया। फिर हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको कहा कि आप अपनी राय से आगाह करें और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 के बाद आज 8 जजेस का जो फुल कोर्ट इजलास हुआ है, उस इजलास के अंदर इंटेलिजेंस एजेंसीज के हवाले से एक मुत्तफिका फैसला कर लिया गया है। यकीनी तौर पर अब बात बढ़ गई है और किस तरीके से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमर फारूक वो भी मजबूर हो गए और अब किस तरीके से ये मामला आगे बढ़ाया जा रहा है, इसकी कुछ तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन आज इतनी ज्यादा डेवलपमेंट्स हैं। एक बड़ी आम खबर है जिसको किसी ने फोकस नहीं किया और वो खबर है अटक ऑयल रिफाइनरी। आपको इल्म है यहाँ पे जो ऑयल है वो रिफाइन होता है, लेकिन आप देखिए कि इतना स्मगलिंग शुदा ईरान का ऑयल आ रहा है, तेल आ रहा है कि आज ईरानी सदर भी अगरचे पाकिस्तान में है, उधर से जो अमेरिका है वो धमकियां लगा रहा है। एक तरफ ईरान जो है उसके साथ 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी और तजारत की बात हो रही है और दूसरी तरफ अमेरिका धमकियां भी लगा रहा है और साथ ही अटक रिफाइनरी लिमिटेड जो है वो जो पोटोहार केपी के और शमाली इलाका जात को पेट्रोलियम मसनूआत फराहम करती है, पीर को इसने अपना मरकजी जो है वो डिस्टिलेशन प्लांट बंद कर दिया है जो 32,400 बैरल योमिया तेल साफ करता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की जानब से अब लिफ्टिंग ना होने के बाद काम करना बंद कर दिया गया क्योंकि मुल्क में ईरान से स्मगल पेट्रोलियम मसनूआत की बहुतात है जो मुल्क के हर कोने के अंदर दस्तयाब है। तो जो असल ऑयल रिफाइनरीज हैं वो बंद हो रही हैं। सऊदी अरब के साथ हमने ऑयल रिफाइनरी लगानी है, दूसरी बातें बहुत सारी हो रही हैं जिससे रिफाइनरीज को ये खबर यह है कि 35 करोड़ 60 लाख डॉलर माहाना खसारे का सामना है, जिसकी वजह से रिफाइनरियों को काम जारी रखना मुश्किल हो गया है। पैदावार में गैर मामूली कमी वाक़ हो गई है। अब ईरान से जो तेल आता है, पाकिस्तान और ईरान के माबैन कुछ पाबंदियां हैं। अब मसला यह है कि या तो उसको कोई लीगल कवर दिया जाए, अगर लीगल कवर ना दिया गया तो बाकी भी जो इंडस्ट्री है वो जब बंद होगी तो उसके असरात पाकिस्तान की मैशत पर यकीनी तौर पर जो है वो आएंगे। एक और बड़ी खबर है वो ये कि पाकिस्तान टेलीविजन, आपको इल्म है कि हर पाकिस्तानी जिसका भी बिजली का मीटर है उससे पैसे जो है वो भत्ते की सूरत में लेता है। भत्ता इसलिए कि ये पाकिस्तान की रियासत का चैनल उसको होना चाहिए। लेकिन क्या है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो वजीर आला हैं उन्होंने आज तकरीब से खिताब किया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सेंसर किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस सेंसर करके जो है वो ये बताया गया है कि अवाम का दिया हुआ पैसा है। भाई, खैबर पख्तूनख्वा वालों ने भी, टैक्स पेयर ने पैसा तो देते हैं लेकिन हम उनके वजीर आला को वजीर आला नहीं मानते। तो इसका मतलब है कि ये अब इस हुकूमत का एक जो है वो वफाकी हुकूमत का ये चैनल है तो फिर बिल भी उन्हीं से लेने चाहिए। ये बड़ी जो है वो डिमांड आ रही है। दूसरी तरफ जो है वो आपको इल्म है कि 6 जजेस का जो खत है, एक तरफ इमरान खान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां, तहरीक इंसाफ के हजारों जो वर्कर्स हैं उनको जेलों में डालना, फिर सिविलियन का फौजी अदालतों के अंदर ट्रायल, फिर उस वक्त जस्टिस सरदार तारक मसूद का किरदार, फिर काजी फायज ईसा का, स्पेशली जब से वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हैं उस वक्त का जो किरदार है वो बड़ा जेर बहस है और बहुत सारे सवालिया निशान है। और इमरान खान और तहरीक इंसाफ के हवाले से उनके हर केस के अंदर जो रिमार्क्स होते हैं वो जिस तरह बुग से भरपूर होते हैं, इस पर भी बहुत सारे सवालात खड़े किए गए हैं। तो अब हजारों मुल्क भर के जो वकला हैं उन्होंने बिल आखिर निकलने का फैसला किया और एक आम कन्वेंशन तलब कर लिया और यह बहुत बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि इन हालात के अंदर लाहौर हाई कोर्ट ने, ये बार एसोसिएशन ने ये वकला कन्वेंशन तलब किया और ये ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन है। लाहौर बार जब किसी तहरीक का आगाज करती है तो अल्टीमेटली उसके असरात पड़ते हैं
اور آپ کو علم ہے کہ قاضی صاحب جس انداز کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں، پاکستان بار کونسل اس وقت وکلاء کی باڈی تو نہیں ہے، یعنی وہ وہاں پہ اعظم نذیر تارڑ گروپ اور وہ گروپ چھایا ہوا ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے اندر بھی ایسے ہوا ہے، تو وہاں سے قاضی صاحب کو یقیناً مدد پہنچے گی، لیکن لاہور ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں انہوں نے عدلیہ کی آزادی بشمول اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز ججز صاحبان کا سپریم جوڈیشل کونسل کو خط اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا آج خود نوٹس اور اس کے اثرات اسی موضوع پر جس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایکشن دیا اس کے کیا اثرات ہونے چاہیے، اس کے اندر کیا کردار ہونا چاہیے، اس پر آل پاکستان وکلاء کنونشن طلب کر لیا ہے 27 اپریل کو، یعنی یہ سماعت سے 2 دن پہلے یہ لاہور کے اندر ہونے جا رہا ہے، اور اس کے لیے جو دعوت نامے دیے جا رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں پورے پاکستان کے مختلف جو بارز ہیں وہاں سے وکلاء کو اس جو ہے وہ پروگرام کے اندر دعوت دی گئی ہے۔ یہ ایک بڑی پیش رفت ہے، یقینی طور پر بر وقت دیر آئے درست آئے، اس کے اثرات اور وکلاء کی جو رائے ہے وہ یقینی طور پر جو ہے وہ قاضی صاحب جو ہے وہاں تک پہنچے گی۔ دوسری طرف جو بڑا معاملہ ہے وہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 8 ججز ہیں، چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے ان کو کہا ہے کہ آپ اپنے اجلاس کیجئے اور اس کے بعد جو آپ ججز کی رائے ہے، اسی طرح بار کونسلز ہیں وہ بھی اپنی آراء سے آگاہ کریں۔ یہ جو 6 خط ہیں، حالانکہ یہ ایک بڑا سادہ سا معاملہ ہے، آپ دیکھیے کہ قاضی صاحب تک معاملہ گیا، وہاں سے اس کو نوٹس لینا چاہیے تھا، اور جن کے خلاف ان ججز کو شکایت تھی ان کو طلب کرنے کا اختیار تھا، یعنی یہ ان کو اصولی طور پر طلب کرنا چاہیے تھا ان ایجنسیز کو، ان کے عام جو ذمہ دار ہیں وہ وہاں آ کے اپنا موقف رکھتے، یا وہ کہتے کہ ججز کا موقف درست نہیں ہے، ہمارا یہ موقف درست ہے، یا کہتے کہ ججز کوئی ثبوت دیں۔ اب سارے ثبوت تو نہیں ہوتے تو کچھ نہ کچھ ان کے پاس ہوگا، وہ اس پر ڈیٹیل بتاتے، یہ تھا معاملے کا حل۔ لیکن اس کو جب کسی مسئلے کو حل نہ کرنا ہو تو پھر اس کو زیادہ لمبا کر دیا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ساری بار کونسل، سارے ہائی کورٹ کے ججز سب سے آراء لینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر فیصلہ کرنا نہیں چاہتے، یا پھر آگے اتنی دال نہیں گلتی اور جرت نہیں ہے تو وہ تھوڑی سی آراء جو ہے اس کی طاقت پکڑنا چاہتے ہیں۔ اب آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 ججز کا جو ہے وہ ٹوٹل جج ہیں، ان کا آج جو ہے وہ اجلاس ہوا ہے، یہ فل کورٹ اجلاس اس کو بولتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ کو علم ہے کہ جو اصل شکایت تھی وہ تو ان ججز کی تھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف، کہ ہم نے ان کو بھی بتایا ایجنسیز کی جو بے جا مداخلت ہے مختلف کیسز کے اندر، ان کی دلچسپی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو پریشرائز کرنا، لوگوں کو پکڑنا، اغوا کرنا، تشدد کرنا، یہ الزامات تھے۔ اس معاملے کے اندر چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج ہیں اس نے کچھ نہیں کیا، اور ایسا عجیب جج ہے کہ سابق وزیر اعظم کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے شیشے توڑ کے وہ لے گئے گرفتار کر کے، اس پہ بھی اس نے کچھ نہیں کیا۔ سی سی ٹی وی کیمرے چوری کر گئے، اس کا بھی اس نے کچھ نہیں کیا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ جج صاحب خود ملے ہوئے ہیں، تو اب انہوں نے اس وجہ سے ایکشن نہیں کیا، حالانکہ یہ بات جو ہے ہم تو نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ آج جو رپورٹرز نے رپورٹ دی ہے اس کے مطابق آج کا جو عامر فاروق ہیں وہ بھی ان 6 ججز کے ساتھ مل گئے ہیں، انہیں بھی محسوس ہوا ہے کہ میں علیحدہ کیسے رہوں، میں کیسے بات کروں۔ تو اب یہ فل کورٹ جو ہے اسد ملک ہیں، رپورٹر ہیں، قیوم صدیقی ہیں، آپ کو علم ہے جیو جنگ سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے ری پوسٹ کیا ہے اس کو، اور خبر یہ دی ہے آج انہوں نے اس اجلاس کے حوالے سے کہ آج کے جب فل کورٹ اجلاس ہوا اس کے اندر رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے ان کو بھی دعوت نہیں دی گئی، حالانکہ کچھ سینئر افسران ہیں اور رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں وہ ان اجلاسوں کے اندر بیٹھتے ہیں، اور اس وقت تو حالات یہ ہے کہ ممکن ہے ویسے ہی وہ ساری ڈسکشن کہیں پہنچ گئی ہو، چونکہ اتنے جو ہے وہ اس وقت بگنگ ہو رہی ہے۔ تو بتایا یہ گیا ہے کہ یہ فل کورٹ اجلاس جو ہے آج چونکہ عمران خان کے سائفر کیس کے اندر اپیل تھی، وہ بھی چونکہ لیٹ ہوا، اجلاس لمبا چلا اور اس وجہ سے وہ بھی نہیں ہوا۔ فل کورٹ میٹنگ غیر معمولی طور پر طویل ہو گئی، رجسٹرار صاحب واپس اپنے دفتر چلے گئے، جبکہ عدالت میں سائفر کیس کے وکلاء اور پروسیکیوشن بھی 2 گھنٹے سے ججز کی راہ تکتے رہے۔ یہ رجسٹرار صاحب جو ہے ان کو اجلاس کے اندر جو ہے وہ نہیں بیٹھنے دیا گیا، کہا گیا کہ آپ نہ بیٹھیں چونکہ معاملات سینسیٹیو ہیں، ڈسکشن اس طرح کی ہونی ہے۔ تو اسد ملک نے یہ رپورٹ کیا ہے
کہ फुल कोर्ट मीटिंग की अंदरूनी कहानी यह है कि एजेंसियों की मुदाखलत पर इदारा जाती रद्द अमल देने का फैसला हुआ है, यानी सख्त रद्द अमल आएगा यकजान और मुत्तफिका तौर पे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के तमाम जजेस जो है उनका आएगा। अब का जो है वो आमिर फारूक अपनी इज्जत शायद बचाने के अंदर कामयाब हो रहे हैं। पहले उन्होंने एक्शन नहीं लिया और वो खामोश रहे। नई एसओपी 1-2 रोज में वुदा होगी और फिर वो कहते हैं कि इंस्पेक्शन जजों को बाख्तियार करने और हाई कोर्ट में एजेंसियों के एहलकारों की सरगर्मियों पर पाबंदी का जो है वो फैसला किया गया है इस फुल कोर्ट इजलास के अंदर। तमाम जजेस ने कि कोई भी एजेंसी का बंदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इर्द गिर्द नजर नहीं आना चाहिए। अब इस मामले के अंदर जो है वो मुबैना तौर पर बता रहे हैं कि सरगर्मियों पर पाबंदी का फैसला और खुशगवार माहौल के अंदर ये इजलास हुआ है, यानी तलखी नहीं हुई जिसकी ये तवक्को की जा रही थी कि चूंकि जो आमिर फारूक हैं वो उनके हवाले से ये बात आम है कि वो दूसरी तरफ मिले हुए हैं। चूंकि जब अतर मिनल्ला साहब अभी हटने लगे थे और नए चीफ जस्टिस जो मौजूदा आने लगे थे तो उस वक्त नून लीग वाले और उनके जो साफी हैं वो कहते थे कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सत्ते खैरे हैं, अब मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ किसी लूट से लोगी और केसेस जो है ऐसे करके वो चलेंगे। सवाल अब यही है कि एक तरफ जो है इस वक्त सबसे ज्यादा जो 8 फरवरी का इलेक्शन है उसके ऊपर जो डकैती हुई है ये सवाल उठाया जा रहा है और ये भी एस्टैब्लिशमेंट पर इसका सारा मलबा गिरता है। अब 6 जजेस का जो खत है इसने मजीद आप समझिए कि जलती पर तेल का काम किया है। ये छोटी बात नहीं है 6 जजेस का खत लिखना। अब यही वजह है कि एक तरफ अतर मिनल्ला के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद है उनके खिलाफ कंपेन शुरू हो गई है और फिर बाबर सत्तार के खिलाफ भी हो गई है और तबका वही है, तबका मलामतिया जो एक तरफ सहाफत में है और एक तरफ सियासत के अंदर घुसा हुआ है तो वो तनकीद कर रहे हैं। अगर ये जजेस स्ट्रांग किस्म का ये जो रद्द अमल है ऑफिशियल इस तरह का रद्द अमल देते हैं और वो जो तहरीर होगी वो बड़ी पढ़ने वाली होगी देते हैं तो यकीनी तौर पर एक बड़ा बमशल होगा और इसके साथ ही जो पब्लिक मोबिलाइज हो रही है, एहतजाज शुरू हो रहे हैं जो ज़िमनी इंतखाबात के अंदर मजीद पाकिस्तान के आइन और कानून को जूते की नोक पे जो है वो आप समझें कि मसल दिया गया है तो उससे एक और नफरत पैदा हो रही है, एक और टकराव की कैफियत की तरफ मामलात बढ़ रहे हैं। तो इदारों को असूली तौर पर तो अपने आईनी हदूद के अंदर जाना पड़ेगा वरना ये बड़े जो है वो अजीब किस्म के तसादम के हालात की तरफ मामलात बढ़ रहे हैं। तो ये जो वकला कन्वेंशन है आल पाकिस्तान इसका जो अलामिया होगा इसके अंदर जो वकला की तकरीरें होंगी 2 दिन बाद काजी साहब की अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फिर समाअत होगी इसी मुकदमे की। तो ये अगला हफ्ता जो है इस हवाले से अब इंतहाई अहमियत अख्तियार कर गया है। या तो जो है वो यहां आइन और कानून उसका कुछ ना कुछ भरम रह जाएगा और या फिर हमेशा के लिए कानून और आइन जो है उसको भूल जाना पड़ेगा और फिर वही होगा जैसे मामलात चल रहे हैं उससे भी बदतर जो हालात हैं वो खुदा न खास्ता हो सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।